Hello everyone, myself Simran Chaudhary and welcome to All About Agriculture with Simran. So, अब से जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम एग्रीकल्चर के जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो हमारा बैंक रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो जैसे कि एएफओ है, या फिर बीएचयू, जेआरएफ, आईसीआर का एग्ज़ाम हुआ, मतलब एमएससी लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर हमारा यूपीसी टेट है, और इसके अलावा आईफीएफएस है, इफ़को है, एफसीआई है, नाबार्ड है, और ऐसे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो हमारे ग्रेजुएशन लेवल के बाद होते हैं, उनके जितने के भी पेपर अवेलेबल हो पाएंगे नेट पे, या फिर मेरे किसी सीनियर से या फ्रेंड्स से, या जो मेरे पास खुद भी हैं, उन सब को हम गेट टुगेदर करेंगे। जैसे बुक्स मैंने आपको बताई हुई है, नीमरा सुदंता जो है उनकी बुक हुई, उनसे हम लोग क्वेश्चंस जो हैं सारे उसकी 10-10 क्वेश्चन पर वीडियो रखकर ये सीरीज़ करेंगे, जिसमें हम पर लेक्चर 10 क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, 10 क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, एक साथ आपके ऊपर सारा लोड नहीं रहेगा, और जब वीडियो आएगी आपका ये होमवर्क रहेगा कि आपको वो 10 क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन करना है। उन्हें अच्छे सिर्फ नोट डाउन नहीं करना है कॉपी में, उसे समझना है, और उसके जो मतलब एक्सप्लेनेशन, अगर जैसे जो लास्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं ये सब बच्चों को लेके देखा है, तो जो लास्ट ईयर में है उनको अब जैसे मैं ग्लाइकोलिसिस कोई साइकिल समझाऊंगी या सेल के बारे में बताऊंगी, तो उनको पता होगा ये, तो उनको अगर एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है तो दे कैन लीव इट। लेकिन जो फर्स्ट ईयर में है, जो सेकेंड ईयर में, जो स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और एग्ज़ाम को एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए स्टार्ट करें अभी से प्रिपरेशन, वो उसकी एक्सप्लेनेशन को भी अपनी नोटबुक में लिख लें। ठीक है, इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप खोलेंगे तो आपको देख के आंसर सिर्फ एक क्वेश्चन का नहीं, उसके आसपास जितने क्वेश्चंस बनेंगे उसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम वीकली 1 से 2 जिस टाइप से शेड्यूल पॉसिबल हो पाएगा वीडियोस डालेंगे, और एक में 10-15 भी हो सकते हैं अगर क्वेश्चन मतलब ईजी हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेबल नहीं है तो हम 15 क्वेश्चन भी कर लेंगे, और ज़्यादा रहेगा भी नहीं, 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, ताकि आप कभी भी इसे देख लें। अगर मेरी स्पीड थोड़ी स्लो लगे आपको तो आप 2x पे भी इसे देख सकते हैं, है ना। तो आपका टाइम भी बचेगा, लेकिन आपको साथ साथ काफ़ी नॉलेज भी आ जाएगी। इस तरीके से आप समझ, हम लोग कितने सारे क्वेश्चंस कवर करते जाएंगे, जिनके पास 1 साल है या जिनके पास 2 साल है, इस टाइप से, तो वो ऑलमोस्ट पूरा जो ये एएफओ या इनका जो प्री मेंस होता है, उन सब एग्जाम्स के मेंस तो आप यहीं पे कवर कर लेंगे। और आप लोग प्री के लिए बोलते हैं, उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, बहुत बोल लिया। तो आज जो हम कवर करेंगे वो हम एएफओ का 2012 का जो पेपर है उसके मतलब जो हमें क्वेश्चंस मिल पाए, ठीक है, नेट के थ्रू या फ्रेंड से या बुक से, इस टाइप से, तो उसके मैंने अभी 10 क्वेश्चन लिखे हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके हम 2012 का कंप्लीट करेंगे, फिर 13-14 ऐसे करके टिल डेट तक सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। आप एकदम ध्यान से वीडियोस देखिएगा और एक एक चीज़ को नोट डाउन भी करिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ग्लाइकोलिसिस इज नोन एज। तो मोस्टली बच्चों को पता होगा जिन्होंने बायो ली थी कि ग्लाइकोलिसिस इज नोन एज ईएमपी पाथवे। ठीक है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं डिटेल में थोड़ा सा जाके बताना चाहूँगी ब्रीफ में, कि ग्लाइकोलिसिस एक्चुअली में ना एक मेटाबॉलिक पाथवे है। जब हम प्लांट का रेस्पिरेशन जब प्लांट करता है तो वो क्या करता है, जो ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लाइकोलिसिस में वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, और साथ में वो रिलीज करता है बहुत सारी एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। आपको पता है ये क्वेश्चन एक बार आया भी था कि एनर्जी का किस फॉर्म में होता है रिलीज, तो एटीपी के फॉर्म में होता है। ठीक है, एटीपी इज करेंसी ऑफ एनर्जी इन सेल। ग्लाइकोलिसिस क्या है, तो ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें हमारा ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, या आप उसे पायरुविक एसिड भी कह सकते हैं, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। पहला पॉइंट। दूसरा, ये कहाँ होता है, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, हमारे सेल के हमारे मतलब प्लांट्स के सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तीसरा, ये 10 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, इसमें टोटल हम 10 स्टेप्स देखेंगे, ये रिएक्शन होगा, और हमें इसमें क्या मिलता है, तो हमें इसमें एटीपी और एनएडीएच एज अ एनर्जी फॉर्म हमें मिलता है। इसे जो है ना हम लोग ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं। ईएमपी क्यों, तो इसको जो डिस्कवर किया था वो साइंटिस्ट एम्बिडेन, मेयरहॉफ और परनास ने किया था, इसलिए इसे इन सब का फर्स्ट वर्ड से ईएमपी साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, यानी एम्बिडेन, मेयरहॉफ एंड परनस साइकिल पाथवे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर था ईएमपी पाथवे।
अब ग्लाइकोलिसिस साइकिल के थोड़े से स्टेप्स भी जान लेते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सब्जेक्टिव में भी आ जाता है, चाहे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो या प्लांट की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें भी आ जाता है। प्लस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ग्लाइकोलिसिस से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा जानते हैं। जैसे मैंने कहा ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप का आपका रिएक्शन है, तो इसमें आपके 10 एंजाइम्स भी यूज होंगे, हम वो भी अभी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास प्रेजेंट होता है ग्लूकोज। ठीक है, इस ग्लूकोज को हम कन्वर्ट क्या करते हैं, देखो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए पहले हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी होती है। तो स्टार्टिंग के प्रोसेसेस में हमने एनर्जी एटीपी जो है वो दिया है। ठीक है, ताकि उसमें से फॉस्फेट निकाल के ग्लूकोज उसे यूज कर सके। तो पहले हम ग्लूकोज में एनर्जी देते हैं और एंजाइम हेक्सोकाइनेज यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो हमारा ग्लूकोज का कंपाउंड है उसके 6th पोर्शन पे फॉस्फेट आके जुड़ जाता है। ठीक, ये एक पहला स्टेप हुआ। अब हम इसे थोड़ा ना और स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, तो हम इसका ही आइसोमर जो है ग्लूकोज का आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट उसमें से कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आइसोमर में कन्वर्ट करें, इसलिए इसमें हम एंजाइम कौन सा यूज करते हैं, आइसोमरेज एंजाइम यूज कर रहे हैं। इससे क्या हुआ, आपका मोर स्टेबल आइसोमरेज फॉर्म में आपका बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है इसमें हम एक और फॉस्फेट ऐड करेंगे। ठीक है, ताकि और अच्छे से टूट सके। तो हम एक और एटीपी का यूज करेंगे, जिसमें से फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज लेके फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, फ्रक्टोज ने एक फॉस्फेट लिया, इसलिए इसमें फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम यूज होगा। ठीक, अब आपका क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब भी होगा, टूटेगा। अभी तक एक ग्लूकोज का कंपाउंड था, ग्लूकोज जो कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। ठीक, अभी एक ही 6 कार्बन कंपाउंड था, लेकिन अब जो है प्रोसेस चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, तो अब ये टूटेगा इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। तो एक ग्लूकोज से आपका 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का, और इसका एक आइसोमर फॉर्म होता है, इसको हम लोग जो है DHAP भी बोलते हैं। ठीक है, और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को PGAL भी बोलते हैं, नॉट पागल, PGAL। ठीक है, ये बना यहाँ पे एंजाइम जो है फिर आइसोमरेज यूज हुआ और एल्डोज यूज हुआ है। ठीक है, या जिसको हम एल्डोज ही बोलते हैं, एल्डोज और आइसोमरेज एंजाइम यूज हुआ। फिर हमारा जो हमारा बना है PGAL, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ हम यूज करेंगे NAD, और ये जो हमारा 3 फॉस्फेट कंपाउंड बना है ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, इसने एक और ले लिया है और ये बन गया कन्वर्ट 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में। इसका 2 मॉलिक्यूल्स है, पहले एक मॉलिक्यूल था ग्लूकोज का, अभी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है। फिर अब ATP हमें मिलना स्टार्ट होगी, क्यों, क्योंकि अब ये अपना फॉस्फेट रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। इसने एक फॉस्फेट रिलीज किया फर्स्ट पोजीशन से, तो ये कन्वर्ट हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट में और हमें ATP मिला। ATP कितना मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि एक बिस फॉस्फोग्लिसरेट ने एक ATP दिया और हमारे पास कितने 2 हैं, तो हमारा बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये कन्वर्ट होगा, और इसको किसने कन्वर्ट किया, तो ये फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज ने किया है। ठीक है, मोस्टली आपको एंजाइम्स कौन से मिलेंगे, काइनेज मिलेगा, चाहे वो हेलिकाइनेज हो, हेक्सोकाइनेज हो, चाहे फ्रक्टोकाइनेज हो, चाहे ये फॉस्फोग्लिसराइड काइनेज हो। तो मोस्टली आपको एंजाइम काइनेज देखने मिलेगा या इनोलेज। ठीक है, काइनेज, इनोलेज और म्यूटेज, ये 3 ही आपको जनरली दिखने को मिलेंगे, घूम फिर के आ रहे हैं। यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल ATP का मिला और हमारा बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो 3 पोर्शन में ना, इसमें म्यूटेशन करना है हमें, ताकि ये 3 से 2 पे आ सके और हम फिर इसमें से एक फॉस्फेट निकाल लें। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे म्यूटेस, क्योंकि हमें म्यूटेट करना है इसको, और इट गेट कन्वर्टेड फ्रॉम 3 फॉस्फोग्लिसरेट टू 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अब हम एंजाइम करेंगे यूज एनोलेज, और हम इसमें से वाटर को निकाल देंगे। ठीक है, हम इसका पानी इसमें से निकाल के इसका डिहाइड्रेशन कर देंगे और ये बन जाएगा फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट। अब हम एकदम करीब है, अब एक स्टेप और है, लेकिन इसमें एक फॉस्फोरस लगा है, उसे हमें निकालना है। तो अब हम फिर से इसमें से फॉस्फोरस निकालेंगे और हमें फिर एनर्जी मिलेगा ATP के फॉर्म में, और कितना मिलेगा 2, क्यों, क्योंकि 2 फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट हमारे पास प्रेजेंट है, 2 मॉलिक्यूल इनके।
तो अब इसमें से 2 ATP रिलीज होगा और ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। पायरुवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है और इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और फिर हमारा ये ग्लाइकोलिसिस जो साइकिल है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये पायरुवेट जो है ये वेस्ट नहीं होगा, ये आगे जो और साइकिल्स होती है, क्रैब्स साइकिल है, लिंक रिएक्शन है, इन सब चीज़ों में यूज़ हो जाएगा, जो आपको पता है अगर आपने पढ़ा, और नहीं तो हम इसको भी आगे मैंने बोला ना प्लांट, आप बोलिएगा अगर आपको नहीं पता है तो हम प्लांट फिजियोलॉजी का भी चैप्टर स्टार्ट कर देंगे और उसको इसमें कवर करेंगे। तो ये था आपका ग्लाइकोलिसिस साइकिल। देखो एक क्वेश्चन के पीछे आपको कितना कुछ कंसेप्ट जानने की ज़रूरत थी, मतलब एक क्वेश्चन के लिए हमने ऑलमोस्ट 10 मिनट यही लगा दिए। ठीक, अ सेल ऑर्गेनाइजर इज न्यूक्लियस, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, राइबोसोम्स जो है ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मिलता है। ये इसमें सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है। राइबोसोम में ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं है। जैसे हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में एक मेजर डिफरेंस क्या है, अपार्ट फ्रॉम कि न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है प्रोकैरियोट में, एक और डिफरेंस है कि प्रोकैरियोट में कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, दोनों में, प्रो में भी और यूकैरियोट्स में भी, और ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसलिए सेल ऑर्गेनाइजर इसे नहीं कहते। माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको पता है ये सेल एनर्जी हाउस है, पावर हाउस है ना हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसको हटाओ। सेंट्रियोल तो ये हमारा जो जब सेल स्प्लिट होता है ना, सेल डिवीजन होता है, तो उसमें इसका रोल आता है, तो उसमें भी नहीं होता है। न्यूक्लियस हमारा सेल ऑर्गेनाइजर है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम जो है उसके अंदर हमारा है जेनेटिक मटेरियल, जो कि पूरा डिफाइन करेगा कि हमें पूरे और मतलब सेल में क्या फंक्शन होना चाहिए, कैसे फंक्शन होना चाहिए। तो इसीलिए सेल ऑर्गेनाइजर कौन है, न्यूक्लियस। राइस सीड इज नोन एज, अब राइस सीड जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, पॉट नहीं, बेरी नहीं, ड्रूप भी नहीं, कैरियोप्सिस। ठीक है, कैरियोप्सिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जिनको नहीं पता। तो कैरियोप्सिस एक ड्राई फ्रूट है, ये 1 सीडेड है। राइस भी आपका 1 सीडेड होता है ना, ये मेनली ग्रासेस और ये जो सीरियल्स होते हैं उनके लिए ये उनका जो फ्रूट होता है वो कैरियोप्सिस टाइप का होता है। ये ड्राई फ्रूट होता है, 1 सीडेड होता है। इसमें क्या होता है, जो वॉल होती है ना ओवरी की, वो एकदम यूनाइटेड हो जाती है सीड कोट से एकदम। इसकी वजह से क्या है, उसे सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है जब तक आप उसमें मिलिंग प्रोसेस ना करें। ठीक, तो इस टाइप का जो होता है इसे कैरियोप्सिस कहते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा, इस टाइप का होता है, ब्राउन राइस का ये स्ट्रक्चर है। पैडी में कैसा इन्फ्लोरेसेंस होता है, बताइए, मैं बता देती हूँ। पेनिकल, ठीक है, अब पेनिकल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, जो फ्लावर होता है ना उसका जो पूरा किस तरीके से स्ट्रक्चरली वो ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें कैसे सेपल पेटल्स वगैरह हैं, उन सबको जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बोलते हैं हम इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, और इन्फ्लोरेसेंस में रेसिमिक होता है, 2 टाइप से मेनली होता है। ठीक, ये आपका पेनिकल जो है वो मल्टी ब्रांच होता है, मतलब रेसिमिक का ही एक टाइप होता है, लेकिन उसमें भी इसमें और ज़्यादा मल्टी ब्रांचिंग हो जाती है। ये जो ऑरेंज मतलब जो पिंकिश कलर की चीज़ें आपको दिख रही है, रेड पिंक सा सर्कल्स, ये फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस सीक्वेंस में है। तो आपका पेनिकल जो है वो मल्टी ब्रांच और टाइप ऑफ रेसिमिक वो है। तो मान लो अगर आपको ऑप्शन में कहीं ऐसा होता है कि राइस लिखा मिले उसमें पेनिकल ऑप्शन में ना दिया, तो आप क्या टिक करेंगे, तो फिर आपको रेसिमिक टिक करना है। फ्रूट राइपनिंग हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। और ये पता है ऐसा टॉपिक है, आता है तो बढ़िया, नहीं आता तो आप क्या लिख दोगे, मतलब फिर गलत ही लिख के आओगे। अगर आपको नहीं पता है कि फूड राइपनिंग हार्मोन कौन सा है, एब्सिसिक एसिड का क्या फंक्शन है, एंटी स्ट्रेस हार्मोन की तरह कौन काम करता है, वाटर रिमूवल कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह वो वाटर स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं, नहीं पता है तो नहीं पता है, तुक्का नहीं मारा जा सकता इसमें। ठीक है, तो फूड राइपनिंग हार्मोन कौन सा है, इथाइलिन है। इथाइलिन ये एक और इसका इंपॉर्टेंट चीज़, गैस हार्मोन जो है, इथाइलिन एक ऐसा लौता हार्मोन है जो कि गैशियस फॉर्म में होता है। जब प्लांट जो है मैच्योर होने लगता है आपका फ्रूट्स, तो उसमें से गैशियस हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं इथाइलिन। ठीक है, इसकी वजह से आपकी जो फ्रूट है उसकी राइपनिंग जल्दी हो जाती है। ठीक है, ये आर्टिफिशियली भी फॉर्म किया जाता है। जो मार्केट्स में कभी कभार होता है ना, अनसीजनल फ्रूट्स मिलते हैं, तो वो कैसे मिलते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो फ्रूट्स पके नहीं है बट वो से उसमें इथाइलिन का स्प्रे कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आपका फ्रूट जो है वो जल्दी पक जाता है और जल्दी मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। वैसे ये प्लांट का खुद का मतलब अपना वो है, क्या कह सकते हैं, मेटाबॉलिज्म, एक रिएक्शन है, लेकिन इसे हमने आर्टिफिशियली भी डेवलप कर लिया है, जिसका यूज़ होता है लेकिन थोड़ा बहुत अब मिसयूज़ भी होने लगा है।
ठीक, इथाइलिन गैशियस है तो इसलिए इथाइलिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एब्सिसिक एसिड भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। मैं तो कहती हूँ जिस कॉपी में आप लिखिएगा ना, उसमें एक साइड पेज में इन पांचों का नाम लिख लीजिएगा, जो हमारे पास 5 हार्मोन्स हैं, और उसके जितने भी इंपॉर्टेंस है वो भी उसी साथ ही साथ लिख लीजिएगा। हार्डनिंग ऑफ वुडी टिश्यू इज ड्यू टू लिग्निन। ठीक है, चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद। अब इसको जानने से पहले हम जानते हैं चिपको मूवमेंट है क्या। तो चिपको मूवमेंट जो है, जिसको हम चिपको आंदोलन भी कहते हैं, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट था इंडिया में। ये 1973 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे? उत्तराखंड में। और ये एक ऐसा, जैसे हम कहते हैं ना कि गांधी जी ने नॉन वायलेंस स्टार्ट किया, उसके बाद ही काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा रूप ले लिया। उसी तरीके से ये जो चिपको आंदोलन था, जो कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए था, ये इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि आगे की जितने भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड रैलीज थी, उसमें एक मेन पॉइंट चिपको मूवमेंट ज़रूर होता है। कोई अगर होता है ना कुछ भी रैली रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, तो उसमें चिपको आंदोलन के बारे में आपको ज़रूर लिखा मिलेगा, क्योंकि ये था इस टाइप का बहुत ही इनोवेटिव और नया कुछ आंदोलन। इसमें क्या किया था कि गवर्नमेंट ने जो फॉरेस्ट एरिया था ना, उसको एक कंपनी को बेच दिया था। तो वो ट्रीज वगैरह कट करना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ के जो लोग थे उनके पास उस टाइम पे गवर्नमेंट से ज़्यादा दिमाग था। उन्होंने देखा, उन्हें समझा कि ये जो फॉरेस्ट है, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये हमारी रोजी रोटी है, ये हमें इतना कुछ देते हैं, और अगर हम इसे काट देंगे तो फिर जल्दी हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। जो अब देख ही रहे हैं आप, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया, सब कुछ किसकी वजह से? डिफॉरेस्टेशन एक मेजर कॉज है उसकी वजह से। ठीक है, हम काटते 4 पेड़ हैं लेकिन हम एक लगाते नहीं हैं, ये एक इशू है, मेजर इशू है। तो इन्होंने उस टाइम पे इस बात को समझा और इन्होंने रोकने की कोशिश की कि नहीं, हम पेड़ नहीं काटने देंगे। तो उस टाइम पे जो एक मेन होता है ना, किसी भी मूवमेंट का हेड होता है, तो इस मूवमेंट का हेड था SL भगुना। और ये जो चिपको मूवमेंट का आइडिया था वो उनकी वाइफ ने दिया था। वहाँ पे क्या हुआ, जब ये सारे आदमी लोग गए हुए थे काम मतलब इसके रिगार्डिंग बातचीत करने के लिए, तब उधर से वो लोग आ गए पेड़ काटेंगे पेड़ काटेंगे। तो उनकी वाइफ और जितने भी और वुमेन थी, वो सारी पेड़ से आके चिपक गई कि नहीं, इन्हें काटना है तो हमें भी साथ में काटो। तो इसलिए इस मूवमेंट का नाम चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन रखा गया। ठीक है, तो इसके मेन सरदार कौन थे? SL भगुना। तो इसलिए चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद SL भगुना। 2020 या 21 में इनकी डेथ हुई है 90+ एज में। आगे बात करते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स इज लोकेटेड इन लखनऊ। इन विच सेंचुरी हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ रेयर एनिमल्स? मानस नेशनल पार्क। इसके बारे में थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन और आता है कि वाइल्ड वाटर बफेलो इज मेनली लोकेटेड इन विच सेंचुरी। तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये असम में है, भूटान के मतलब काफ़ी पास में है। ठीक है, तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो असम में लोकेटेड है। ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। आपको पता होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, सेक्रेड एरियाज एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, नहीं पता तो इसके बारे में बाद में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे ब्रीफ में, लास्ट में अगर बचेगा टाइम तो। ठीक, ये एक पार्क है जहाँ पे एंडेंजर्ड और एंडेमिक एनिमल जितने भी वाइल्ड लाइफ चीज़ें हैं, उन्हें जो रेड बुक में अब आने नाम है जिनका, उन सबको भी यहाँ पे कंजर्व करके रखा जाता है। इसमें जो सबसे फेमस, आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं, तो असम रूफ टर्टल, हिप्सिड हेयर, गोल्डन लंगूर एंड पिजमिक हॉक। और इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको मतलब कि नाम फेमस है वो है वाइल्ड वाटर बफेलो। ठीक है, वहाँ यहाँ पे ये सारी चीज़ें कंजर्व की जाती है। और जितने भी मतलब काफ़ी रेयर स्पीशीज़ है ना, वो सब आपको मानस नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। विच क्रॉप इज ग्रोन फॉर ग्रीन मैन्योर एंड फॉडर? चिकपी पढ़ा है ये तो हमने अपने वीडियोस में। तो ये थे 10 क्वेश्चन, इन्हें हमने कवर किया। देखिए, सुनने में लगता है 10 क्वेश्चन, लेकिन अप्रॉक्स हमें 20 मिनट हो चुके हैं इस लेक्चर को बनाते हुए। मान लीजिए 2-3 मिनट मैंने बकवास की, फिर भी 15 मिनट लगभग ये लेक्चर को मतलब 10 क्वेश्चन कवर करने में हमें लगा है। स्पीड सही है और इतनी डिटेल देनी तो ज़रूरी है, वरना फिर तो ये वाली बात है ना, नेट पे भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप उसे देखिए, रट्टा कर याद कर लीजिए, लेकिन फिर वो दिमाग में नहीं रहेगा। और यहाँ मैंने उसको एक एक को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जो एक्सप्लेनेबल थे। अब भाई लखनऊ में क्या मिलता है उसमें मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ, कहाँ पे कौन सा रिसर्च सेंटर है, लेकिन जो मुझे लगा कि ज़रूरत है एक्सप्लेन करने की, उसे मैंने किया है। अगर इसमें आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन चाहिए कि ये सही नहीं था, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिएगा। अगली वीडियो में हम उसको मॉडिफाई करके डालेंगे। ठीक है,
और एक दिन प्रायर मैं आपको बता दूंगी कि अब नेक्स्ट लेक्चर कब आने वाला है, इसलिए चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं जनरली बोलती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये लेक्चर्स आपके लिए वाकई में बेनिफिशियल है, काफ़ी बेनिफिशियल है। ये सारी चीज़ें नेट मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है नेट पे, मैंने नोटिस किया। मतलब है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे चैनल तो एकदम मतलब माशाल्लाह कर रहे हैं, लेकिन उधर क्या है ना, आपको प्रॉपर कंटेंट नहीं मिलेगा, तो वो प्रॉब्लम आती है। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वही है कि मेरा कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं ना कि मैं सब कुछ काम कर लूँ। फिर भी हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन जितना पॉसिबल है उतना हम देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कुछ लगे इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट, तो आप बताइएगा और सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।